वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रात के अंधेरे में किसी भी तरह से शराब और मादक द्रव्यों के प्रचार को नहीं मानता है। यहाँ पर कहानी की ज़रूरत अनुसार ऐसे प्लॉट का यूज़ किया गया है। नदी के इस किनारे भीड़ भाड़ जरा कम रहती है। अनिमेष शाम को इधर ही आकर बैठ जाता है, हाथों में गिलास में शराब। चौपाटी वाले हिस्से में काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए वो उससे ज़रा बचता ही है। वैसे अनिमेष रेगुलर ड्रिंक नहीं करता है, मगर पिछले समय से जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में चल रहा है वो उसे परेशान किए हुए है। माँ ने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। पिताजी तो बचपन में ही साथ छोड़कर चले गए थे, मगर आज माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी खांसी बढ़ती जा रही है और दवाएं भी तो ठीक से वो नहीं ला पाता है। करे भी क्या? दुनिया में उसने एक ही चीज सीखी थी, वो है थिएटर। सोचा था थिएटर की जगत में नाटकों का डायरेक्शन करके खूब नाम कमाएगा, मगर आज वही थिएटर उसे छीनता जा रहा है। किसी को कदर ही नहीं है लाइव शो की। अरे लाइव थिएटर में कलाकार को अपनी कला दिखाने का जो मौका मिलता है वो आजकल के टीवी सीरियलों में कहाँ, मगर हर किसी को तो टीवी सीरियल के वो पैसे दिखते हैं। उसके थिएटर मंडली भी अब धीरे धीरे टूटती जा रही है। शो में भी दर्शकों की संख्या उतनी नहीं होती है, करे भी तो क्या करे। इन सब परेशानियों के चलते उसकी आय दिन ब दिन घटती जा रही है और माँ का इलाज, ऊपर से परेशानी, वो हर रात आने वाले सपने में वो लाल चूड़ियां। आखिर किसकी है वो लाल चूड़ियां? क्या बताना चाहती हूं उसे, मगर हर रात एक डर, एक दहशत से उसकी नींद खुल जाती है। आराम मिलता है तो पूरे दिन के बाद शाम ढली यहीं पर। तभी अचानक हवा में वो खुशबू घुल गई। अनिमेष बोल उठा, आ गई तुम, मगर आज देर कर दिया तुमने आते आते। अरे क्या करूं, ट्रैफिक इतना रहता है। पिछले कुछ दिनों से हर शाम आरशी उसके पास चली आती है। आरशी कौन है, क्या है, ये पूछने का कभी विचार ही नहीं आया अनिमेष को। बस शाम की इसी पल का तो उसे इंतजार होता है। हर्षी के आते ही हवा में घुली वो खुशबू, उसकी वो प्यारी प्यारी बातें। हर्षी ने बताया था वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। उसके हर नाटक उसने देखे हैं, नाटकों के डायलॉग तो उसे याद है। वो आकर जब अनिमेष से बातें करती है तो अनिमेष जैसे किसी सुख के सागर में गोते लगा रहा होता है। क्या बात है, आज परेशान से दिख रहा हो? परेशानी का तो चोली दामन का साथ है, तुम जानती हो। हाँ, थोड़ी ज्यादा टेंशन है। वो हमारे नाटक की हीरोइन बताया था ना, हाँ कल्पना, उसे एक बड़े टीवी सीरियल में काम मिल गया है। वो नाटक छोड़ रही है। ओह, इसीलिए परेशान हो? कोई और मिल जाएगी। इतनी आसानी से कोई नहीं मिलती आरशी। और ऊपर से वो धीरेन भी, तुम्हें तो बताया था ना, एकदम सीरियस नहीं है अपने किरदार के लेके। बड़े बाप का बेटा है, पैसों की कदर ही नहीं। हाँ, जैसे तैसे मैनेज करके फाइनल वाले दिन कर ही लेता है। इसलिए
उसका बर्डन उतना मैं नहीं लेता, मगर कल्पना, तुम एक काम करो, ये थिएटर वेटर छोड़ो, कहीं अच्छी नौकरी में लग जाओ, तुम्हें मिल जाएगी कोई अच्छी नौकरी, फिर जिंदगी सेटल। आर्ची, मुझे नौकरी कौन देगा? मुझे तो थिएटर के अलावा कुछ आता नहीं है। मैं सोते जागते थिएटर की ही सोचता हूँ। और ऊपर से आजकल के कॉरपोरेट जगत में जो कल्चर है, शाम ढले अपनी या पराई की बीवी को बाहों में दबाए किसी डिस्कोथेक में जाकर कमर मटकाओ, सोसाइटिक कहलाते हैं। मैं इस कल्चर में नहीं घुल मिल सकता आर्ची, मैं अपने थिएटर में ही खुश हूं। तो फिर कैसे करोगे? वही तो परेशानी वाली बात है। अच्छा, तुम्हें तो मेरे सारे नाटकों के डायलॉग याद रहते हैं ना? हाँ, वो अभी उस दिन वसुंधरा नाटक में था ना, प्यार अजनबी है जाने कहाँ से आए, कभी ये जीवन में फूल खिलाए, दर्द कभी दे जाए। आशिफ, तुम नहीं, देखो अनिमेश, मैं नहीं। आशिफ प्लीज, और मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छा करोगी। बहुत मान मुनहार के बाद आखिर तक अनिमेश ने आशी को तैयार कर ही लिया नाटक में काम करने के लिए। अगले दिन नाटक का रिहर्सल चल रहा था। प्रोड्यूसर अनिकेत दा कह रहे थे, आशी कूट, तुम अच्छा कर रही हो, मगर और प्रैक्टिस करो। एक काम करो, आज घर में पूरा रिहर्सल करना, ठीक है? कल जब मिलोगी तो पूरा तैयार होना चाहिए। अचानक अनिमेश अपने साथी आदित्य से बोला, ए आदित्य, ये धीरेन को फोन लगा। दादा लगाया था, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओफ, ये लड़का ना, अरे एक बार आर्शी के सामने आमने सामने रिहर्सल कर लेते तो मैं निश्चिंत हो जाता। एक काम करना, उसको किसी भी तरह से कॉल मिले और बोल कल आए फाइनली। दादा मैं कोशिश करता हूँ। अनिमेश, अब मैं चलती हूँ। हाँ आर्ची, शाम भी ढल रही है, तुम्हारा तो रिहर्सल हो भी गया है, तुम निकलो। अच्छा, तुम्हारा मोबाइल नंबर? तुम कॉल करोगे? तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस कहाँ होता है? रहने दो, कहकर आशी चल पड़ी। स्ट्रीट लाइट में आशी को जाते हुए देखकर अनिमेश अचानक चौंक पड़ा। ये क्या देख रहा है वो? आशी के पीठ के कपड़े लाल रंग से किले से दिखाई दे रहे हैं ना, और उसके सर में वो चोट। आर्शी, पीछे से चीख पड़ा अनिमेश। चौंके आर्शी, क्या हुआ? हाँ, ये क्या? अभी कुछ पल पहले वो जो देख रहा था वो? कुछ नहीं, ठीक है अनिमेश जा। अचानक अंदर से आवाज आई। अनिमेश अंदर चला गया। अगले दिन नाटक का माहौल ही कुछ और था। आज धीरेन पधारे हुए थे। सब एक दूसरे को रिहर्सल की बातें समझा रहे थे। भाग दौड़ में अनिमेश को पता ही नहीं चला आर्शी और धीरेन कमरे में रिहर्सल कर रहे हैं। और तभी धीरेन की चीख से सब दहल उठे। अगले ही पल सब तेजी से हॉस्पिटल की तरफ दौड़े, मगर कुछ भी नहीं हो सका। धीरेन को बचाया नहीं जा सका। शमशान घाट में सामने धीरेन की लाश अग्नि में धू धू करके जल रही थी। उसके पिता आंखों में आंसू लिए एक कोने में बैठे थे। अनिमेश उनके पास जाकर बैठ गया। अंकल, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आया, मगर मेरा बेटा तो अच्छा भला था। अचानक हार्ट अटैक, और वो भी ऐसा कि हॉस्पिटल आते आते ही। वही तो हमें नहीं समझ में आ रहा अंकल। आजकल ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने तो देखा ही होगा, अभी पिछले दिनों राजू श्रीवास्तव जी और कुछ लोगों का। हाँ, मैंने देखा था।
मगर मेरे बेटे के साथ अब ठीक है, अनिमेश पिछले कुछ समय से ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा ही कर रहा था, पर वो तो हर सुबह दौड़ने जाता था, खुद को फिट रखता था। और अंकल ये सब भी तो वैसे ही थे, पर हुआ क्या था पता नहीं। अर्शी नाटक की हीरोइन और ये कमरे में रिहर्सल कर रहे थे, अचानक ये चीख कर जमीन पर गिर गया और हम लोग दौड़कर हॉस्पिटल ले आए। खैर जो होना है हो गया। तभी अचानक अनिमेश को याद आया, इस भागदौड़ में वो उस दिन आरशी को तो भूल ही गए थे। वो घर गई कि नहीं, और उसके बाद से उस लड़की से कांटेक्ट भी तो नहीं हो पाया। तभी प्रोड्यूसर उसके पास आकर बोले, अनिमेश आरशी के बारे में थोड़ा पता लगा भाई, उस दिन के बाद से लड़की एकदम गायब ही हो गई है, बात ही नहीं हुई इससे। हाँ दादा, अच्छा मैं जरा उधर देखता हूँ, तुम बात करो। मोबाइल निकालकर अपना कांटेक्ट लिस्ट चेक करते हुए अचानक उसे याद आया, अरे लड़की इतने दिनों से उसके साथ है, मगर उसने तो आज तक उसका मोबाइल नंबर ही नहीं लिया। उस दिन जब मांग रहा था तो मोबाइल में बैलेंस नहीं वाली बात होने के बाद वो भूल ही गया था। वो शिट, वो रहती भी कहाँ है ये भी तो पता नहीं। ओफो, ये सब जल्दबाजी में क्या हो गया। उस दिन घर लौटकर अनिमेश अपनी माँ के पास बैठा। माँ की खांसी बढ़ गई थी। थोड़ी सी दवा पिलाकर माँ के माथे पर हाथ फेरते हुए वो धीरे से उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। आज कई दिनों बाद वो माँ के पास इस तरह से लेटा था। कितनी प्यारी होती है ना माँ की खुशबू। हर बच्चे के लिए शायद दुनिया भर के महंगे से महंगे सेंट में वो खुशबू नहीं होती है जो माँ के पास आने पर। अनिमेश अपने चेहरे को माँ के हाथों के पास पूरी तरह से रख दिया। माँ अपने कमजोर पकड़ वाले हाथों से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। एक दिन यही हाथ कितने मजबूत थे। मजबूत तो वो हाथ भी थे, पिताजी के हाथ। बचपन में जब उन हाथों को पकड़कर वो मेला घूमने जाता था और मैरी गो राउंड झूले में जब वो डरता था तो उन्हीं हाथों को तो मजबूती से पकड़ लेता था। फिर एक दिन पिताजी घर के आंगन में लेटे थे। उनके वो प्राण विहीन हाथ उसने अंतिम बार पकड़े थे। पिताजी दुनिया से चले गए थे। माँ ने उस दिन पहली बार अपने मजबूत हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा था। मगर आज माँ कहीं माँ भी तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब उसे छोड़कर कैसे चले जा सकते हैं? आरशी भी तो गायब हो चुकी है। ओफ, ये सब क्या हो रहा है? फिर अपने कमरे में आकर वो सो गया। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक फिर वही लाल चूड़ियां, वही छनकार और वही छलावा। वो हड़बड़ाकर उठ गया। आखिर कौन है ये लाल चूड़ी वाली? क्यों हर रात उसके सपने में जग से ढेर सारा पानी पिया? तभी अचानक मोबाइल बज उठा। हेलो अनिमेश दा, दिनेश बोल रहा हूँ। जल्दी से आपके घर के बाहर आइए। हाँ, इतनी रात के घर के बाहर? क्या हुआ बताओ तो। दादा बताने का वक्त नहीं है, जल्दी आइए। अच्छा रुक, मैं तैयार होकर आता हूँ। तैयार होकर अनिमेश घर से बाहर निकला तो दिनेश, एक और लड़का, दो बाइकों पे खड़े थे। अब दादा जल्दी से बैठिए। पर हुआ क्या?
कुछ नहीं दादा, मैं दिनेश से कह रहा था, अरे वो पोस्टर झूठा भी तो हो सकता है। पोस्टर? कैसा पोस्टर? अभी बताने का समय नहीं है, पहले बैठिए। अनिमेश एक जन की बाइक पर बैठ गया। बाइक फर्राटे से दौड़ते हुए शहर के मेन हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकी। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? तभी दिनेश ने एक पोस्टर जैसा कुछ उसके हाथों की तरफ बढ़ा दिया। पोस्टर देखते ही चौंक पड़ा अनिमेश। ये क्या क्या दिखा रहे हो तुम लोग मुझे? आरशी? हाँ, लापता है। पोस्टर लगा था शहर में, हम लोगों ने देखा और देखकर चौंक पड़े। और जब मेन हॉस्पिटल से पता किया तो क्या? आरशी की लाश हॉस्पिटल की मर्चुरी में रखी है। लावारिस है, इसीलिए पोस्टर निकाले गए हैं। लोग देखकर। आरशी की लाश? हाँ, करीब 10 दिन हो चुके हैं उसे मरे हुए। 10 दिन? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं है? अरे अभी 2 दिन पहले तो वो हमारे साथ रिहर्सल में थी और उससे पहले। वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है एक बार हमें थाना चलना चाहिए। हाँ चलो। तीनों पुलिस थाने में उपस्थित थे। इंस्पेक्टर राघव पान उठाकर अपने मुंह में डाले और कुर्सी पर बैठकर थोड़ा आराम लेते हुए हंस पड़े। तुम लोगों को डर नहीं लगता है? पुलिस थाने में नशा करके चले आए हो? क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? कैसा नशा? अनिमेश अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। तुम लोग ऐसी आलतू फालतू की बातें करोगे और मैं मान लूंगा? हैं? अरे एक लड़की जो 10 दिन पहले मर चुकी है वो तुम लोगों के साथ थी? बकवास करते हो। देखिए इंस्पेक्टर, तमीज से बात कीजिए और हम लोग जो कह रहे हैं वो बात मानिए। साला पुलिस को धमकी देगा? अभी उठा के अंदर कर दूंगा। अब क्या? पर सर ठीक है सर, आप गुस्सा मत होइए। अनिमेश को चुप कराते हुए दिनेश बोला, दादा चलिए यहाँ से। तीनों थाने से बाहर निकल रहे थे। इंस्पेक्टर किसी भी तरह से उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, मगर तभी अचानक दिनेश ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। मैं 1 मिनट आया। लौटकर वो इंस्पेक्टर के पास आया। सर फिर क्या है बे? 1 मिनट सर एक फोटो जरा आप देख लीजिए। फोटो धुंधली थी। असली में सर मैंने जब खींची थी ठीक थी, फिर अपने आप धुंधली हो गई, पता नहीं कैसे। ये तीसरी जो लड़की है उसे देखते ही अचानक इंस्पेक्टर राघव अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए। चारों राघव की जीप की तरफ चल पड़े। जीप स्टार्ट करते ही उन्होंने कहीं फोन लगाया। अच्छा सुनो, वहां की फॉर्मेलिटी हो गई क्या? नहीं साहब। तो थोड़ी देर रुको, मैं आ रहा हूं। गाड़ी शहर के मेन हॉस्पिटल के सामने रुकी थी। एक बूढ़ा दौड़ कर आया। साहब और कितनी देर लगेगी? बस बाबा अभी हो जाती है, आप बैठिए। चारों अंदर की तरफ जा रहे थे। असली में ये लड़की का पिता है। जब लापता का पोस्टर देखा तो पता करने आ गया। जल्दी से काम कराना होगा। वैसे मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोगों को इस तरह से बिहेव करने के लिए, पर मैं क्या करूं? अपनी ज़िंदगी का सबसे अजीबोगरीब केस। असली में 10 दिन पहले इस लाश को हमने हाईवे से उठाया था। कौन है क्या है पता नहीं चल पा रहा था, मगर अचानक एक घटना हो गई जिसने मुझे भी आश्चर्य में डाल दिया। अभी 3 दिन बाद ही लड़की की लाश मर्चुरी से गायब हो गई थी। कौन ले गया, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक कल रात को ही वापस लौट आई। अब कोई सुनेगा तो ये विश्वास नहीं करेगा। डिपार्टमेंट में पता चलेगा तो इंक्वायरी, झंझट, और अगर मैं ऐसा कहूँगा तो कोई मानेगा। इसीलिए मैं केस को दबा देना चाह रहा था, पर आप लोगों ने जब बात कही तो मर्चुरी से लाश निकाली गई।
लाश को देखते ही तीनों के हाथ पैर कांप उठे। आरशी! अनिकेत चीख उठा था। दादा दादा संभालो अपने आप को, दिनेश ने उसे पकड़ा। पर ये कैसे हो सकता है दिनेश? ये इसका हाईवे में एक्सीडेंट होने के बाद से सर पीछे की तरफ से पूरा फट गया था। उस दिन एक और लाश मिली थी हाईवे में। वो लड़की अभी हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूं। आप लोगों को कुछ और करना हो तो नहीं तो फॉर्मेलिटी पूरी करा के लाश सौंप दी जाए। लाश लड़की की पिता को सौंप दी गई। तभी अचानक एक वार्ड बॉय वहां आया। साहब, वो घर वाले कह रहे हैं लड़की का नहीं है, आप लोग का हो तो रख लीजिए। अनिकेत ने वो पार्सल ले लिया। लड़की की कोई एक चीज तो यादगार के तौर पे उसके पास रहे। हवा के झोंके की तरह आई और खुशबू से जीवन को महकाकर आखिर तक चली ही गई। तभी अचानक दिनेश बोल पड़ा, दादा दादा जरा डेथ सर्टिफिकेट पर नाम देखिए। नाम पढ़ते ही चौंक पड़ा था निकेत। शालिनी कुंडू। पर ये आरशी नहीं है, तो फिर कौन है शालिनी कुंडू? और अगर ये शालिनी कुंडू है तो आरशी? कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन बड़ी ही परेशानी में घर लौटकर बिस्तर पर लेटा था निकेत। न जाने कब नींद आ गई। आँख खुली तो चौंक पड़ा। अरे ये क्या? ये इतनी स्पीड में सारी गाड़ियां उसके पास से गुजरी और वो इस तरह सड़क पर क्यों लेटा है? ओहो, ये तो हाईवे है, पर वो तो घर के बिस्तर में लेटा था और यहाँ उठकर किनारे जा ही रहा था कि अचानक बीच सड़क पर एक लड़की का शरीर पड़ा दिखा। कपड़े खून से सन गए थे। अरे ये क्या? चेहरा देखकर वो समझ गया ये कौन है। पर फिर पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। सुनिए भाई साहब, वहां एक लड़की उसकी जान खतरे में। वो जानता था वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, मगर फिर भी क्यों पागलों की तरह वो लोगों को रोकने की, मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने शालिनी का निस्तेज शरीर उड़ बैठा। होंठ फटकर एक तरफ लटक रहा था, माथा पीछे से फटकर बाहर लटक गया था, कपड़े खून से सने हुए थे। उठकर उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई और चलते हुए पास के अंधेरे में गायब हो गई। घबराहट से नींद टूट गई अनिकेत की। पास ही पानी की बोतल उठाकर पीने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे के बाहर मध्यम रोशनी में एक हाथ दिखाई दिया और दिखी वही लाल चूड़ियां और उनकी वही खनखनाहट। कौन हो? दौड़ पड़ा था वो बाहर की तरफ। चूड़ियों की खनखनाहट जैसे हवा में विलीन हो गई और कोई भी नहीं था। ओह, ये क्या? सपने में सपना? आखिर इन सपनों का राज क्या हो सकता है? क्यों बार बार ऐसा? नहीं, उसे पता लगाना ही होगा ये। तभी अचानक उसे याद आया वो पार्सल जो उस लड़की के घर वालों ने लेने से मना कर दिया था। कहीं उसमें ही तो। दौड़ कर गया वो, अपने कुर्ते की पॉकेट से वो पार्सल निकाल लिया और उसे जल्दी जल्दी खोलने लगा। पार्सल खुलते ही एक पल को जैसे वो छिटक कर उससे दूर हो गया। यही तो वो चूड़ियां हैं जो हर रात वो सपने में देखता है। तो फिर क्या राज है इस चूड़ी का? नहीं, जो भी हो उसे ये पता लगाना ही होगा। अचानक उसकी उंगलियां मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट में घूमने लगी। इंस्पेक्टर राघवन का नंबर। हेलो सर, आप अभी आ जाइए, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूं। तुरंत ही वो हॉस्पिटल पहुंच गया। राघवन वहीं उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों एक तरफ चलने लगे।
असली में इस लड़की के बारे में आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि मैंने उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। उस दिन हाईवे पर 2 लड़कियां मिली थी, एक लाश, दूसरी जिंदा लाश, कोमा में है, ब्रूटल रेप, किसी ने बहुत बुरी तरह से बलात्कार करके सड़क पर फेंक दिया था, मगर फिर भी जान अभी भी बाकी है। वकील देवनाथ शंकर का नाम सुना है? हाँ, उन्हीं की इकलौती बेटी थी। जो हाल किया गया है उसका देवनाथ सर की तरफ तो देखते नहीं बनता है। शहर के बुरे से बुरे क्रिमिनल को सजा दिलाने वाला आज असहाय है, मगर मैं भी उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। वैसे बहुत से सबूत हाथ लगे हैं, बहुत जल्द उसे गिरफ्तार तो कर ही लूंगा। अच्छा, एक काम करिए, आप उस रूम की तरफ चलिए, मैं जरा एक काम निपटा कर आता हूँ, कहकर इंस्पेक्टर हॉस्पिटल में एक तरफ चले गए। अनिकेत चलते चलते उस कमरे के पास पहुंचा। कमरे के अंदर प्रविष्ट होते ही सामने जो शरीर पड़ा हुआ था उसे देखकर चौंक पड़ा था वो। आर्ची मगर उस रूप में नहीं जिस रूप में वो हर दिन उसे देखता था। इसका सिर्फ नाम वही था, एक जिंदा लाश, आसपास लगी मशीनों के सहारे जिंदा थी। हार्ट बीट मशीन उबड़ खाबड़ लाइनों से उसके जिंदा होने की बात बता रही थी। तभी अचानक कानों में आवाज पड़ी, तो आखिर तक तुम आ ही गए? चौंक पड़ा वो। कौन? इधर उधर मत देखो, तुम मुझे नहीं देख पाओगे। मैं एक कांच के इस पार हूं। जानते हो, यहां पर ना बड़ा अजीब है। यहां से तुम सबको देख सकते हो मगर तुम्हें कोई नहीं देख सकता। तो तुम आरशी हो? हाँ, मैं ही आरशी हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी फैन। मैंने तुम्हारे हर नाटक को देखा था, पर ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? भूखे भेड़ियों की इस दुनिया में कमी कहाँ है? सच कहूं, मैं तुम्हारी दीवानी थी। तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी। तुम्हारे हर एक नाटक से मुझे प्यार था। हर नए नाटक का जब शो होता था, मैं वहां बैठकर पूरा शो देखती थी। धीरे धीरे थिएटर खाली होने लगता था तो भी मैं बैठी रहती थी, क्योंकि जब भीड़ बहुत कम हो जाती तब तुम स्टेज पर चढ़ते थे। भीड़ के सामने आने में शायद तुम्हें डर लगता है। क्यों? मैं तब तक इंतजार करती थी जब तक तुम स्टेज पर नहीं चढ़ते, और तुम्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता था। उस दिन भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रात देर हो गई थी। किसी ने बताया तुम उस दिन नहीं आए हो। मैं निराश होकर घर जाने के लिए निकली कि तभी धीरेन मिला। धीरेन मेरे पिताजी को पहचानता था। उसने कहा मुझे घर छोड़ देगा। मैं जाना नहीं चाहती थी, पर कार में बैठने के बाद एक बार मुझे लगा मैंने सही नहीं किया। धीरेन शराब के नशे में था और मेरा वो डर सच हो गया जब कार मेरे घर के बजाय हाईवे की तरफ मुड़ गई। मैं ना समझ गई थी, हाँ, मेरा सर्वनाश होने वाला है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फर्राटे से दौड़ती कार, आसपास से दानों की तरह गुजरती रफ्तार, फिर अचानक कार रुकी।
कार में अंधेरा था, मगर वो भेड़िए की 2 आंखें वो मैं देख रही थी। भेड़िए की तरह वो मेरे ऊपर टूट पड़ा और मैं एक मरी हुई मछली की तरह सब कुछ सहती रही। फिर उसने कार सरपट दौड़ा दी। सामने से एक लड़की रोड क्रॉस कर रही थी, जानबूझकर उसने उसे कार से उड़ा दिया, मगर शायद वो बच गई थी। कमीने ने कार बैक करके उस लड़की के शरीर पर चढ़ाकर उसे मार ही डाला। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कार की सीट पर मैं असहाय सी पड़ी थी। मेरे दोनों टांगों के बीच से खून बह रहा था। अचानक उस कुत्ते ने मुझे भी कार से बाहर रोड पर फेंक दिया और सर पर दौड़ गया। क्या हराम ज्यादा धीरेन्द्र इतना कमीना था? मैंने तुम्हें बताने की कोशिश तो की थी, पर तुमने कभी सुना ही नहीं। फिर अचानक मैंने पाया मेरा शरीर बेजान है, मगर मैं हरकत कर सकती हूं। इसी हॉस्पिटल के मर्चुरी में उस लड़की की लाश भी रखी थी। मैं उस कमीने से इंतकाम लेना चाहती थी, मगर मैं क्या कर सकती थी? तब मैंने देखा मैं उस शरीर में प्रवेश कर सकती हूं। मैं उस शरीर में चली गई और फिर जाकर मिली तुमसे। नदी के किनारे जब तुम अकेले बैठे थे, तुमसे जाकर बातें करना, तुम्हारे साथ बिताए वो 2-3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। फिर अचानक तुमने मुझे नाटक का ऑफर दिया। मुझे पता था किसी न किसी दिन रिहर्सल में वो कमीना जरूर आएगा। उसे मैं याद हूं ना ही पता नहीं, मगर इस लड़की को वो जरूर पहचान लेगा। और वो जालिम इतना कमजोर दिल का निकलेगा ये मुझे पता नहीं था। मुझे देखते ही उसके दिल का दौरा पड़ गया और वो मर गया। आर्शी, आई एम सॉरी। मुझे उस दिन काश मैं थिएटर आया होता। असली में मेरी माँ की तबीयत खराब थी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है निकेत। शायद मेरी किस्मत में ही। आर्शी, मैं डॉक्टर से बात करूंगा। वो तुम्हारा इलाज अच्छे से होगा, तुम ठीक। अब कोई आशा नहीं है निकेत। कुछ ही पलों में तुम्हें आवाज आनी बंद हो जाएगी और मैं इस आईने से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। आशी, कहां हो तुम? आवाज आनी बंद हो गई। सामने मशीन में चलती ऊबड़ खाबड़ लाइनें अब सीधी लाइन में बदल चुकी थी। तभी अचानक फोन बज उठा। हेलो अनिकेत, देखो यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर राघव आए हैं, अंकल से बातें कर रहे हैं। कहते हैं उस लड़की का रेप और कुंडू को उसी ने मारा था। धीरेन्द्र कातिल था। मैं अभी आ रहा हूं। शाम ढल रही थी। चौपाटी से दूर नदी के इस किनारे अनिकेत को बैठना बहुत अच्छा लगता। आज भी हाथों में छोटा सा पैक था और पास में एक धुंधली सी परछाई। दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हो। कोई अगर उधर से गुजरता तो अनिकेत को पागल समझता। आखिर हवा से बात करने वाले को पागल ही तो समझा जाता। मगर अनिकेत जानता था वो अकेला नहीं है। उसकी वो फैन हमेशा हमेशा उसके साथ है।